चले तो फिर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ एक सिंपल सा चैप्टर आज उठा लेते हैं। चैप्टर इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, बाकी सब आपके चैप्टर से थोड़ा सा सिंपल है, पर ध्यान से समझना, चैप्टर में थोड़ी सी चीजें हैं फिर भी कैलकुलेट करने वाली। और कई बार अगर ठीक सा पेपर हो तो इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चैप्टर को। छोटी सी चीजें हैं, समझ आ गई तो बहुत इजी है, नहीं समझ आई तो पूरे चैप्टर में वही चीज आपको तंग करेगी। चले तो वो चीज, हाँ जी बोलिए। 35 तक करने चाहिए, हाँ जी। आगे वाले आप मत करिएगा, वो सीए लेवल के क्वेश्चन है, वो आप लोगों को नहीं आते हैं। हाँ जी, ठीक है। चले तो इस चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे। कोई मुझे बता सकता है इन्वेस्टमेंट्स किस चीज को बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, कोई बता सकता है? परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ डिवेंचर्स, वो तो आपने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दिया है। इन्वेस्टमेंट किस चीज को बोलूंगा मैं? ठीक है, परचेजिंग एनीथिंग। परचेजिंग को थोड़ा और मैं रिफाइन कर देता हूँ, इन्वेस्टिंग मनी इन समथिंग बोल देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है खरीदने की ही बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरली वो डाटा थ्रू परचेज ही होता है, पर उसको लिए बेटर टर्म परचेज की जगह हम बोल देते हैं इन्वेस्टिंग दी मनी। ठीक है, पैसा लगाना जिसको बोलते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं? एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन इसी से बनाते हैं जो अभी आप लोगों ने बोला है। ऐसे एसेट्स जो मैंने किस लिए खरीदे हैं, इसलिए खरीदे हैं ताकि फ्यूचर में मुझे कुछ रिटर्न मिले। ठीक है, जैसे अभी आनंद ने बोला कि पैसे कुछ ऐसी चीज खरीदना जिससे मुझे फ्यूचर में रिटर्न मिले, उसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। तो बिल्कुल ठीक। तो किसी चीज को मैंने एसेट बोल दिया कि ऐसे एसेट में पैसा लगाना या ऐसा एसेट खरीदना किस पर्पज से कि आने वाले टाइम में या फ्यूचर पीरियड में मुझे उससे कुछ रिटर्न वापस मिल जाए। तो ऐसे ऐसे सारे एसेट्स को हम क्या बोल देते हैं? इन्वेस्टमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी यही डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं। एसेट्स हेल्ड for the purpose of earning income by the way of, ठीक है, by the way of, किस किस तरह से रिटर्न्स मुझे मिल सकती हैं, कोई बता सकता है? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न किस फॉर्म में हमें मिल सकती हैं? ठीक है, इन्वेस्टमेंट से कोई डिविडेंड मिल सकता है, बिल्कुल ठीक आपने बोला। और क्या? इंटरेस्ट मिल सकता है या कैपिटल एप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स किस फॉर्म में हो सकती हैं? या तो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकती हैं, या डिविडेंड के फॉर्म में हो सकती हैं, या कैपिटल एप्रिसिएशन। तो वही हम लिखने लगे थे, एसेट्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, या तो इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा, या जो मैंने पैसा लगाया है वो पैसा ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जनरली इसी पर्पज से की जाती है। इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट की कोई मेरे को एग्जांपल दे सकते हैं आप? कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे इंटरेस्ट मिलता हो? हाँ जी तानिश, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता हो? शेयर पे इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर्स पे। अभी किसी ने फिक्स डिपॉजिट बोला, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, हर कोई बैंक में एफडी करवाता है, या आज तक घर वालों ने कहीं ना कहीं करवाई होगी। ठीक है, बैंक से क्या मिलता है? उस एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो एफडी जो आपने करवाई है वो इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे बैंक आपको इंटरेस्ट रिटर्न में देता है। ठीक है, तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल जिससे हमें समझ आ जाता है कि इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट किसको बोल सकते हैं, दैट इज द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। बाकी डिबेंचर्स बिल्कुल सही एग्जांपल है, बॉन्ड्स आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिलता है। हाँ जी, डिविडेंड किस पे मिलेगा? शेयर, कौन से, इक्विटी या प्रेफरेंस? दोनों पे। ठीक है, तो शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो अगर कंपनी ने डिविडेंड आपको रिटर्न वापस किया है, तो उन शेयर्स पे आपको जो रिटर्न मिली है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड।
शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, मैंने कहीं प्लॉट खरीदा, एक करोड़ का प्लॉट खरीदा था, आज 2.5 करोड़ का हो गया, पैसा बढ़ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो जनरली इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं इसी पर्पज से, या तो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, या डिविडेंड मिलेगा, या मेरा पैसा ही बढ़ जाएगा। समझ आई डेफिनेशन? किसी को डाउट हो तो प्लीज फटाफट से क्लियर करिएगा एक बार। ठीक है जी, तो हमारे सिलेबस में इंटरेस्ट बेरिंग और डिविडेंड बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो यहाँ पर हमें कवर करनी है। ठीक है, एक आपकी है इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट से आपको क्या समझ आता है? ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसपे रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगी? इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगी, उसको इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स बोल देते हैं। सेकंड आर योर डिविडेंड बेरिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे जो रिटर्न मिलेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इंटरेस्ट बेरिंग के अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हो सकते हैं, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, जनरली ये सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसपे रिटर्न इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलती है। बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स ऑफ एनी कंपनी, या गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं। और डिविडेंड जनरली दो चीजों पे मिलता है, इक्विटी शेयर्स पे या प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हमने यही करना है। इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनाने को पूछा जा सकता है, या डिविडेंड बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स का एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपसे बनाने को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट वाला स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज द इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं आज, दैट इज द इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट। ऑल दोज इन्वेस्टमेंट्स जिस पे रिटर्न हमें जो मिलेगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको हम इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वैसे नाम से क्लियर हो जाता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिस पे रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, दैट दोज आर द इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका अकाउंट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स एक बार डिस्कस करते हैं जो आगे इसमें हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, दो टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट जो यहां पर हम यूज करने वाले हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म इज दी एक्स इंटरेस्ट। कहीं सुनी है ये टर्म पहले? डिबेंचर्स वाले चैप्टर में कहीं आपने पढ़ा होगा एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। कोई आइडिया व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट? इंक्लूडेड, एक्स मीन्स एक्सक्लूडेड। हाँ जी, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूडेड, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इसको बोल देते हैं। ठीक है, एक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर एक्सक्लूडिंग, तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। डेफिनेशन लिखते हैं फिर आगे क्लियर करेंगे। मीन्स when the value of interest या when the amount of interest is not included in the value of sale or purchase। ठीक है, एक बार लिखे फिर मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। वो कहता है मींस व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सेल या परचेज। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक XYZ कंपनी के डिबेंचर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने वो डिबेंचर्स बेचने हैं। फॉर एग्जांपल तनिष्क को मैंने वो डिबेंचर्स बेचने हैं। तनिष्क कहता है सर कितने पैसे में बेचेंगे? मैं कहता हूँ 100 रुपए में मैं आपको ये बेच देता हूँ डिबेंचर। ठीक है जी, और मैं उसको कहता हूँ जो 100 रुपए आपसे ले रहा हूँ इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इस डिबेंचर की वैल्यू को रिसीव कर रहा हूँ आपसे। तो ऐसी ट्रांजैक्शन, ये जो मैंने सेल ट्रांजैक्शन की है, दैट सेल ट्रांजैक्शन इज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। मैंने उससे 100 रुपए सिर्फ डिबेंचर के लिए हैं, इंटरेस्ट उससे चार्ज नहीं किया है। ठीक है, तो उसके लिए परचेज ट्रांजैक्शन, और मेरे लिए ये जो सेल ट्रांजैक्शन है दैट इज द एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। एक बार देख के बताइएगा प्लीज, ये चीज समझ आती है सबको? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपनी के डिबेंचर्स हैं।
ठीक है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, मैं कहता हूँ आज की डेट में उसकी वैल्यू 120 रुपए मार्केट में चल रही। ठीक, तो मेरे पास, मैं चलो और रिफाइन करता हूँ इस एग्जांपल को, मेरे पास 1/4/2019 को ये डिबेंचर्स पड़े हुए थे जिसकी फेस वैल्यू उस दिन थी 100 और उस दिन की मार्केट वैल्यू थी से फॉर एग्जांपल 120 रुपीज। ठीक, फॉर एग्जांपल 30/9/19 को आई डिसाइडेड टू सेल दीज डिबेंचर्स। ठीक है, मैंने 30 सितंबर को डिसाइड किया कि मुझे इस कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं बेचने हैं, मुझे नहीं रखने। ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्पित आपको बेचने हैं। ठीक, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट लिख लेते हैं, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर आनम मुझे मिलता है इन डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है जो मैंने एग्जांपल लिखा। मेरे पास 1/4 को ऑलरेडी एक कंपनी के डिबेंचर्स पड़े हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है। 30/9/19 को मैं इनको अर्पित को बेचना चाहता हूं। ठीक, और इंटरेस्ट इन डिबेंचर्स पे मुझे मिलता है एट द रेट 10% पर आनम। चलिए, अब इंटरेस्ट हमने लिख ही दिया है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, अलग से कहीं पेज के टॉप पे या कहीं एक लाइन में लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, अर्पित इंटरेस्ट किस वैल्यू पे निकाला जाएगा, 100 पे या 120 पे? फेस वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। मार्केट वैल्यू चाहे इसकी आज की डेट में 50,000 भी है, इंटरेस्ट तो 100 रुपए पे मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आगे पूरे जो भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं इसको आपने ध्यान रखते हुए करना है। ठीक है, मार्केट में उसकी कुछ भी वैल्यू है, 100 रुपए की वैल्यू चाहे आज मार्केट में 0 है, इंटरेस्ट फिर भी 100 पे मिलेगा। इस 100 की वैल्यू चाहे 1 लाख रुपए है मार्केट में, इंटरेस्ट फिर भी 100 रुपए पे मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे ही की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक, अब यहाँ 30/9/19 को जब ये मैं डिबेंचर अर्पित को बेच रहा था, अर्पित ने मेरे से पूछा सर कितने पैसे मांग रहे हैं आप इसके। मैं कहता हूँ यार आज की डेट में इसकी 120 रुपए वैल्यू चल रही है, यू पे मी 120 रुपीज। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ मार्केट में अगर मैं बेचूंगा 120 में बिक जाएगा, तो आप डायरेक्टली मेरे से 120 रुपए में इसको खरीद लीजिएगा। अब एक चीज मुझे कोई बताएगा, 1/4/19 से लेके 30/9/19 तक का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए था? मुझे मिलना चाहिए था या अर्पित को मिलना चाहिए था? मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि 30/9 तक ये डिबेंचर्स मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंटरेस्ट इज एट द 10% पेड ऑन 31st मार्च ईच ईयर, पर कंपनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर नहीं देती है, एट द एंड ऑफ द ईयर देती है। तो 31st मार्च जब आएगा, आगे 31st मार्च 2020 आएगा, तो वो इंटरेस्ट किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? अर्पित के अकाउंट में, क्योंकि 31st मार्च 20 को ये डिबेंचर्स अर्पित के नाम पे कंपनी में रजिस्टर हुए 30/9 को मैंने इसको बेच दिया था, और जब 31st मार्च कंपनी ने एंट्री करने की सोची होगी कि इंटरेस्ट पे कर देते हैं, तो उसको वहां दिखा होगा कि ये डिबेंचर्स किसके नाम पे आज की डेट में, अर्पित के नाम पे। तो उसने क्या किया होगा, पूरे साल का इंटरेस्ट अर्पित के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। ये चीज समझ आती है? ठीक है, कायदे से अगर देखें 6 महीने का इंटरेस्ट मेरा होना चाहिए था, 6 महीने का इंटरेस्ट अर्पित का होना चाहिए था। अगर ये 6 महीने का इंटरेस्ट मैं इस 120 में जोड़ के इसके ले लेता हूं, इसको कहता है 120 प्लस 2 रुपए मैं आपसे इंटरेस्ट के ले रहा हूं, जो 6 महीने के बन जाता। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे 122 रुपीज लेता, तो ये मेरी जो ट्रांजैक्शन है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन हो जाती, कि मैंने 122 में 2 रुपए इंटरेस्ट लिया है, बाकी सेल वैल्यू है। ठीक, वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन हो जाती है। पर हाँ, सितंबर से मार्च तक का जो होगा वो तो वैसे ही अर्पित को मिलना है। हाँ, मिलना मुझे चाहिए था, पर वो मिल गया किसको, अर्पित को, क्योंकि मैंने डिबेंचर्स बेच दिए थे। ठीक है, तो मैं लीगली ये चार्ज कर सकता हूँ अर्पित से, अर्पित मुझे डिनाई नहीं कर सकता कि अगर मैं उसको कहूँ कि 6 महीने का इंटरेस्ट मेरा बनता है, कंपनी साल के बाद पूरे साल का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में देगी, तो पहले ही 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे आप पे कर दीजिए। अगर मैं इंटरेस्ट इसमें जोड़ के ले लेता इससे, तो वो ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो जाती। अगर मैंने इंटरेस्ट मैंने मुझको बोला मेरे को चाहिए नहीं इंटरेस्ट, तू सीधा ऐसे ही ले जा,
ठीक है, मैंने 120 में ही तेरे को बेच दिया, मुझे नहीं चाहिए इंटरेस्ट, तू ले लेना, जब भी कंपनी इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट रिसीव कर लेना। तो अगर मैंने इस वैल्यू में बेच दिया उसको, तो इसका मतलब ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है। मेरे लिए एक्स इंटरेस्ट सेल ट्रांजैक्शन है, अर्पित के लिए एक्स इंटरेस्ट परचेज ट्रांजैक्शन। अब देख के बताइएगा प्लीज, ये टर्म समझ आई है आप लोगों को? हाँ जी अर्पित, आपका डाउट था, ओके, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है, तो अगर खरीदने या बेचने की वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया है तो उस ट्रांजैक्शन को एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बोल दिया जाता है। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, दैट इज कम इंटरेस्ट। ठीक है, कम स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव। ठीक है, कम स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव मींस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, वो एक्सक्लूडिंग था, दिस इज द इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो लिख लेते हैं, मींस व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट is included in the value of sale or purchase। ठीक है, जो भी सेल या परचेज है अगर उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बोल दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं 120 की जगह इसको अर्पित को कहता हूं मैं आपको 122 में बेचूंगा, वो कहता है सर 122 कैसे, मार्केट में तो 120 का बिक रहा है। मैं कहता हूँ 2 रुपए तेरे से इंटरेस्ट के लिए। तो इसका मतलब ये जो 122 की ट्रांजैक्शन है दिस इज दी कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, कि 2 रुपए इंटरेस्ट लिए हैं, 120 की इसकी वैल्यू है, तो आप मुझे 122 रुपीज पे कर दीजिए। देखिए बताइएगा ये चीज समझ आती है? ठीक है, तो इसके साथ एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं जो ध्यान रखनी है हमें। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ सेल और परचेज टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, वो कहता है जो भी इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है खरीदने के टाइम पे या बेचने के टाइम पे, वो कहता है वो इंटरेस्ट आपको सेल या परचेज ट्रांजैक्शन से हटाना होगा टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल्स या एक्चुअल अमाउंट ऑफ परचेज। अगर मैं 122 वाले एग्जांपल पे वापस चलता हूं कि 122 की वैल्यू क्या थी, अगर अर्पित इसकी परचेज प्राइस निकालना चाहता है कि डिबेंचर की परचेज प्राइस कितनी है, तो उसके लिए 122 नहीं है, उसने 120 रुपए का डिबेंचर खरीदा, 2 रुपए इंटरेस्ट के पे किए, तो उसको क्या करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा कि 122 में 2 रुपए इंटरेस्ट है, 120 रुपए की इसकी सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू। तो वही चीज यहां पर मैंने यहां लिखी है कि जब भी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन होगी उस केस में आपको उस ट्रांजैक्शन से इंटरेस्ट को अलग से हटाना होगा टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल या एक्चुअल वैल्यू ऑफ परचेज। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं विद इलस्ट्रेशन नंबर 9। मैं एक बार पढ़ रहा हूं आपको। गिवन है बोनांजा लिमिटेड held on 1st of April 2014 rupees 2 lakh of 9% government loan 2017 at rupees 1,90,000। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो इन्वेस्टमेंट मुझे दी गई है वो किस फॉर्म में दी गई है, गवर्नमेंट का लोन। और हमने अभी डिस्कस किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी होती हैं वो इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट का हमें दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से इंटरेस्ट की डेट फाइंड आउट कर लेनी है कि जो कंपनी है या जो भी गवर्नमेंट है ये किस डेट पे ये इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, सबसे पहला काम जब भी इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, क्वेश्चन में से इंटरेस्ट की डेट फाइंड आउट करनी है। तो देखें इसमें क्या गिवन है। ठीक है, आपको थर्ड फोर्थ लाइन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन द लोन was paid each year on 30th June and 31st of December। मिल गया जी सबको? ठीक है, इंटरेस्ट की डेट्स आपको गिवन है 30th जून एंड 31st ऑफ डिसंबर ईच ईयर। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक?
तो जब भी इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, उसमें से इंटरेस्ट की डेट फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, बोर्ड कट रहा है जी ऊपर से, 1 मिनट रुकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट की डेट हमने लिख ली है। स्टार्ट करते हैं विद द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां मेरे इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, दोबारा रिपीट करिए प्लीज, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फेस वैल्यू 100 ईच, बिल्कुल ठीक आपने बोला। उसके बाद क्या बोला? नंबर ऑफ यूनिट्स निकल जाएंगे। अगर आप आपके पास इस कंपनी का 2 लाख रुपए का लोन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, आपके पास 2000 यूनिट्स हैं इस कंपनी की। ठीक है, लोन का मतलब आप डिवेंचर्स के फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे डिवेंचर होता है ना, एक डिवेंचर 100 रुपए का, आपके पास 1 लाख के डिवेंचर है, तो इसका मतलब 1000 डिवेंचर्स हैं आपके पास, या 100 डिवेंचर्स हैं, जो भी वैल्यू आती है। ठीक है, तो वहां से नंबर ऑफ यूनिट्स निकल जाएंगे, तो देखते हैं अभी कैसे होंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट आपको बनाना है। डेबिट और क्रेडिट साइड को 3 पार्ट्स में या 3 कॉलम्स में प्लीज एक बार स्प्लिट कर लेना। ठीक है, डेबिट साइड को भी, क्रेडिट साइड को भी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में आपने क्या करना है? 3 कॉलम्स में इसको आपने स्प्लिट कर देना है। क्या क्या? फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, और डेबिट साइड पे परचेज प्राइस, क्रेडिट साइड पे फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड सेल्स प्राइस। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का नाम है 9% गवर्नमेंट लोन। तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं फेस वैल्यू इसके साथ लिख देता हूँ। फेस वैल्यू इज ₹100 ईच। तो डेबिट और क्रेडिट को मैंने 3 कॉलम्स में स्प्लिट कर दिया है। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड परचेज प्राइस ऑन द डेबिट साइड, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड सेल्स प्राइस ऑन द क्रेडिट साइड। यहां तक बनाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, अब आपको पहली ट्रांजैक्शन गिवन है, बोनांजा लिमिटेड हेल्ड ऑन 1 अप्रैल। हेल्ड ऑन 1 अप्रैल का क्या मतलब है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेज, सेल, क्या लगता है आपको? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, हेल्ड का मतलब इसके 1 अप्रैल को इसके पास इतने लोन या इतने नंबर ऑफ यूनिट्स इसके पास पड़े हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। ठीक है, एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 आपको गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फेस वैल्यू कितनी हो गया था? फेस वैल्यू इज ₹2 लाख। ठीक होगा, तो 2 लाख रुपीज का ये फेस वैल्यू के ये लोन को परचेज करके रखा हुआ है। इंटरेस्ट देखते हैं क्या है, किस प्राइस में उसने इसको खरीदा हुआ था? वो कहता है एट 1,90,000 रुपीज। ठीक है, आपको बोला गया है कि 1 अप्रैल को ये जो मेरे पास लोन पड़ा है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2 लाख है, पर इसको मैंने खरीदा किस प्राइस में था, या मेरी कॉस्ट किस प्राइस की थी? दैट वॉज 1,90,000 रुपीज की थी। तो वो चीज मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन में इंक्लूड करके दिखा दी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक जो चीज मैं बोलने लगा हूं, चाहे इसको लिख लीजिएगा या याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लिख ही लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, क्वेश्चन के टॉप पे या कहीं भी साइड पे लिख लेना। ठीक है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, लिखिए फटाफट से, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड विद एवरी ट्रांजैक्शन। एवरी का मतलब ब्रॉट डाउन हो, कैरेट डाउन हो, सेल हो या परचेज हो। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड विद एवरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम the previous interest date till the date of transaction। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, आपने मैंने लिखवाया है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड विद एवरी ट्रांजैक्शन। एवरी मीन्स ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, सेल या परचेज, एनी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द प्रीवियस इंटरेस्ट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो भी पुरानी इंटरेस्ट की डेट थी टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, वहां तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चले अर्पित, आप मुझे इसका आंसर देंगे। अब ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है 1/4/14।
इससे पहले इंटरेस्ट की कौन सी डेट आई होगी? 30 जून आई होगी या 31 दिसंबर आया होगा? 31 दिसंबर प्रोसीडिंग की बात की गई है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, इसी में स्टूडेंट्स गलती करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इंटरेस्ट की डेट बहुत ध्यान से कैलकुलेट यहां पर आपने करनी है। फ्रॉम द प्रीवियस इंटरेस्ट डेट, प्रोसीडिंग इंटरेस्ट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 1 अप्रैल। इसका प्रोसीडिंग इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर। अगर मैं उल्टा चलूं तो इससे पहले 31 दिसंबर आया होगा, तो इसका मतलब 31 दिसंबर से लेके 1/4/14 तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट किस वैल्यू पे निकलेगा? 2 लाख पे या 190 पे? 2 लाख पे। अभी हमने लिखा था इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज 2 लाख। इंटरेस्ट कितना है? 9%। जब भी इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज दिया गया हो, दैट परसेंटेज रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। आपने बोला 2 लाख की फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलेगा, कितना परसेंट है? 9% है। 31 दिसंबर से लेके 1 अप्रैल 3 महीने बनते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर से लेके 1 अप्रैल, जैन फेब मार्च 3 महीने बनते हैं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे। देखा जी कितना आता है? 18,000, 4500। प्लीज 4500 प्लीज एक बार देख के बताएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सबको क्लियर होती है? बाकी सब भी प्लीज एक बार अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ब्रॉट डाउन गिवन था, फेस वैल्यू गिवन थी, परचेज कॉस्ट गिवन थी। इंटरेस्ट मैंने ट्रांजैक्शन डेट से प्रीसीडिंग इंटरेस्ट की डेट तक कैलकुलेट कर दिया। चलेगी, वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है 3 months इंटरेस्ट हैड बीन एक्रूड। ना भी ये गिवन होती स्टेटमेंट तब भी आपने एक्रू करके यहाँ पर दिखाना था। 3 महीने का इंटरेस्ट डाला हमने, क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होगा, मैंने आपको लिखवाया कि हर ट्रांजैक्शन के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो लिखा है नहीं लिखा, हमें तो कैलकुलेट करना ही करना है। चले जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। ऑन 31 May 2014 द कंपनी परचेज द सेम गवर्नमेंट लोन of the face value of 80,000 at ₹95 net cumulative interest। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। वो कहता है 31 May को कंपनी ने ये सेम लोन मार्केट से और खरीदा, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 80,000 रुपए की थी। किस प्राइस पे खरीदा? वो कहता है 95 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से खरीदा है, एंड दैट इज ऑल्सो क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। उस 95 में भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। वैल्यू सबको छोड़ते हैं, पहले परचेज की एंट्री की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज की क्या एंट्री डाली होगी? हाँ जी, पर इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट टू कैश या इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या एंट्री डाली होगी? 31 May 2014 टू बैंक या टू कैश जो आपने परचेज किए हैं इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्टमेंट परचेज की जिसकी फेस वैल्यू क्या थी? 80,000 की। किस प्राइस में की वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पूरा पेज छोड़ दीजिएगा जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है। आगे वर्किंग नोट्स बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पूरा पेज छोड़ दीजिएगा, आगे वर्किंग नोट्स बनाने हम स्टार्ट करते हैं। तो 31 May 2014 को पहले ट्रांजैक्शन की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको गिवन है परचेज जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 80,000 रुपए। तो अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूं तो कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे जो यहां पर मैंने खरीदे होंगे? 8,800, दैट इज 80,000 टोटल मैंने फेस वैल्यू है। एक यूनिट की फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो इसका मतलब है मैंने 800 यूनिट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट लोन मार्केट से खरीदे होंगे। ये चीज बताइए, ये समझ आती है सबको? फटाफट से प्लीज रिप्लाई करिएगा। कुछ डाउट है तो भी पूछिएगा, नहीं अगर आपको समझ आता है तो भी बता दीजिएगा प्लीज। 80,000 टोटल फेस वैल्यू थी, एक यूनिट की फेस वैल्यू 100 है, तो मैंने वहां से कैलकुलेट किया है मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदे। क्लियर है जी सबको? चले ठीक है, अब इसको परचेज किस प्राइस में किया? परचेज एट
95 रुपीज ईच, तो इसका मतलब 800 इंटू 95 करना जी, कितना आता है ये? 8 5 40, 76,000। ठीक है, 76,000 में इसको खरीदा, पर आपको एक चीज और बोली है, 76,000 इज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। ठीक है, वो कहता है जो 95 रुपीज आपको दिया गया है दैट इज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट जुड़ा है या नहीं जुड़ा? जुड़ा हुआ है। और अगर हम अपने ध्यान से पहले टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था वहां पर मैंने कम इंटरेस्ट से लिखवाया था, जब भी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन की एक्चुअल सेल या परचेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट उसमें से माइनस करके दिखाना होगा। तो इसका मतलब 76,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मुझे इसकी एक्चुअल परचेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? इंटरेस्ट को माइनस कर देना होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से समझेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन 76,000 की मैंने परचेज की है, इस 76,000 में इंटरेस्ट मैंने जोड़ के खरीदा है, तो मुझे एक्चुअली अगर उसकी परचेज प्राइस लोन की कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना होगा? इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देना होगा। इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा? 80,000 पे या 76,000 पे? 80,000 पे। नतिका, कहां से कहां तक का इंटरेस्ट लगेगा? 9% इंटरेस्ट लगाना है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 31st ऑफ मे, इससे पहले क्या आया होगा? 30th जून या 31st दिसंबर? उल्टा करने की बात कर रहे हैं, प्रोसीडिंग। तो 31st मई से पहले क्या आया होगा? 31st दिसंबर आया होगा या 30th जून आया होगा? दिसंबर आया होगा। रिवर्स में चले तो जून से पीछे चलते चलते पहले दिसंबर दिसंबर हमें मिला होगा। तो दिसंबर 31st से लेकर 31st ऑफ मई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 5 मंथ। तो 5 मंथ का मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, प्लीज किसी को नहीं समझ आता तो मुझे रोक देना, सिर्फ इसको कॉपी मत करते रहना, यही चीज इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया बहुत इजी है, नहीं समझ आया तो लड़ते रहोगे पूरे 18-20 क्वेश्चंस में, नहीं समझ आएगा। प्लीज देख के बताइएगा ये चीज समझ आई है? इंटरेस्ट कहां से कहां तक निकालना है? चलिए कैलकुलेट करके बताना जी, क्या वैल्यू आती है? 3,000 रुपीज आ जाती है। तो 3,000 माइनस करते हैं, तो इसका मतलब इस लोन की एक्चुअली जो परचेज प्राइस है वो कितनी है? 73,000 की है। तो परचेज प्राइस में 73,000 डाल देते हैं। इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट आ जाता है 3,000 रुपए। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट होती है। 80,000 की फेस वैल्यू थी, 3,000 पे इसका इंटरेस्ट बनना चाहिए था। 76 टोटल था, जिसमें 73 इसकी परचेज प्राइस थी, क्योंकि 76 में उसने इंटरेस्ट में से इंक्लूड करके लिया। समझ आती है ये ट्रांजैक्शन? ठीक है जी, चलिए उसके बाद आपको गिवन है ऑन 1st ऑफ जून 2014 60,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन वाज सोल्ड एट 94 नेट एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, 1st जून को उसने क्या किया? सम पार्ट ऑफ द लोन विच हैड अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 60,000 उसने 94 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग बेचा, एंड 94 इज एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। 94 में वो कहता है उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। चलिए तो इन सबको छोड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेचा, क्या जर्नल एंट्री करेंगे? कैश टू या बैंक टू इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय बैंक 1st ऑफ जून। बाय बैंक जो हमने सेल्स की है, कितनी सेल्स? वो कहता फेस वैल्यू 60,000 रुपीज। ठीक है, वो कहता फेस वैल्यू कितनी है जी? 60,000 रुपए की है। ठीक है, तो जो उसने सेल किया है उसकी आपको फेस वैल्यू दी गई है 60,000 रुपए। वापस से वर्किंग नोट में चलते हैं। 1st ऑफ जून 2014 उसने क्या किया? सेल किए हैं, कितनी फेस वैल्यू? 60,000 की फेस वैल्यू के इस लोन को। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे? हाँ जी, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे, कोई बताएगा मुझे? 600, दैट इज टोटल फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। तो इसका 600 यूनिट्स हैं जो यहां पर मैंने बेचे हैं। ठीक, किस प्राइस पे बेचे हैं? सोल्ड एट 94 ईच। तो 94 इंटू 600 देखा है क्या वैल्यू आती है?
6 4 24, 2 9 6 56 400। देखा भी यही वैल्यू आती है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि उसने क्या किया था, 60,000 के डिबेंचर 94 रुपीज एक्स इंटरेस्ट में बेच दिए थे। तो एक्स इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। जब इंक्लूडेड ही नहीं है तो माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली डाल देते हैं कि इसकी सेल वैल्यू कितनी है, 56,400। पर मैंने आपको अभी बोला है कि एवरी ट्रांजैक्शन उसके साथ आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही करना है। वहां नहीं किया वर्किंग नोट में, यहां कर लेते हैं। 60,000 पे इंटरेस्ट या 56,400 पे इंटरेस्ट? 60,000 पे इंटरेस्ट। ठीक है, फेस वैल्यू पे 9%। हाँ जी चिराग, कितना पीरियड, कहां से कहां तक? 1 जून से प्रीसीडिंग क्या रहा होगा, 30 जून या 31 दिसंबर? 31 दिसंबर प्रीसीडिंग की बात कर रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इंक्लूड करना है या नहीं करना? नहीं जी, 1 जून है, जून इंक्लूड नहीं करना। तो इसका मतलब 5 मंथ्स है, तो 5/12 करते हैं। देखना जी कितनी आती है फिगर। 9 6 54, कितना जी, 2250। ओके, ठीक है, तो 2250 ये मेरे इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हो जाती है। देखिएगा यहां तक क्लियर है सबको? फटाफट से प्लीज एक बार देख के बताइएगा, यहां तक क्लियर है सबको? चलो, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखते हैं यहां पर, विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस will be calculated using first in first out method। ठीक है, इसको लिखिए एक बार, फिर समझाता हूं किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। वो कहता है विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, जब भी सेल करेंगे नॉर्मल मेंटालिटी है, बंदा सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वही चीज हमें यहां पर भी करनी है कि हर सेल की ट्रांजैक्शन के साथ आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उस सेल की ट्रांजैक्शन पे इस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और वो कौन से मेथड के अकॉर्डिंग करना है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करना है। कोई मुझे ये बताएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का क्या मतलब है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब है, हाँ जी, जो चीज आपने पहले खरीदी थी या जो चीज आपके पास पहले से पड़ी है, पहले उसको बेचना है। बिल्कुल ठीक आपने बोला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन जो चीज आपके पास पहले पड़ी है या जो चीज पहले खरीदी थी उसी को पहले बेचेंगे। तो ये मैंने बात की है कि 60,000 का सामान मैंने बेचा, तो एज पर फीफो मेथड ये 2 लाख में से बेचा होगा या 80,000 में से बेचा होगा? 2 लाख में से, क्योंकि ये चीज पहले से है मेरे पास, ये तो बाद में खरीदी है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहता है जो चीज पहले है ये उसी में से आपने इसको बेचना है। तो ये 60,000 इस 2 लाख में से बिका होगा, तो उसकी कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। 2 लाख की कॉस्ट कितनी थी, 1,90,000 रुपए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें 2 लाख जिसकी फेस वैल्यू थी उसको मैंने किस प्राइस में खरीदा हुआ था, 1,90,000 में खरीदा था। तो उसी 2 लाख में से अगर मैं 60,000 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 60,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 60,000, दैट इज इक्वल टू 57,000 रुपीज। ठीक है, दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। आपने बोला एज पर फीफो मेथड इस 60,000 का सामान इस 2 लाख के सामान से बिका हो, तो इस 2 लाख की कॉस्ट अगर मुझे पता लग जाए तो उसमें 60,000 की निकाल लेंगे। तो 2,000 की कॉस्ट मुझे पता है कितनी है, 1,90,000। तो उसी 2 लाख में से 60,000 की कॉस्ट क्या होगी, वो मैंने यूनिटरी इक्वेट किया है, वो वैल्यू आ जाती है 57,000 रुपीज। देख के बताइएगा ये चीज समझ आती है सबको? बाकी सब भी प्लीज एक बार रिप्लाई करें। नहीं समझ आई? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड समझ आया चिराग आपको? तो आपने खुद ने बोला कि 60,000 का सामान 2 लाख में से बिका होगा। ठीक है, आपकी अपनी फैक्ट्री की बात करते हैं, आपके पास 2 लाख का सामान था,
उसमें से 60,000 का सामान आपने मुझे बेचा, ठीक है। तो आपने उसकी कॉस्ट कैसे निकाली होगी? अपने परचेज डिपार्टमेंट से पूछा होगा, यार 2 लाख का जो सामान था मैंने किस प्राइस में खरीदा था? तो कहता है जी 2 लाख वाला सामान 190 में खरीदा था। अगर मैं यूनिट के अकॉर्डिंग चलूं, इसका मतलब 95 पैसा पर यूनिट के अकॉर्डिंग ये चीज चल रही है। अगर ये नंबर ऑफ यूनिट्स है तो 95 पैसा पर यूनिट इसकी कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। तो उसमें 60,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी? 60,000 इंटू 95 पैसा कर दो, वो आ जाएगी। तो वो चीज मैंने यहाँ पर की है कि 2 लाख की कॉस्ट अगर 190 है तो उसी 2 लाख में से 60,000 की कॉस्ट क्या होगी? 190 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू द गिवन 60,000 रुपीज। तो वो हमारी कॉस्ट कैलकुलेट हो गई 57,000 रुपीज, ठीक है चिराग? चले, अब 57,000 क्या ये लोन मैंने किस प्राइस में बेचा है? 56,400 में बेचा है। तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ 600 रुपए, ठीक है। 57,000 मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी थी, मैंने उसको 56,400 में बेच दिया है। तो इसका मतलब है इसको बेचने पे मुझे 600 रुपए का लॉस हुआ है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ लॉस, क्या जर्नल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यही हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बैंक को तो ऑलरेडी हमने यहां डाल दिया, तो बाय पीएनएल भी डाल देते हैं, बाय पीएनएल अकाउंट। दैट इज जो लॉस हुआ है सेल पे, कितना लॉस हुआ? 600 रुपए का मुझे लॉस हुआ। तो यहां पर ये मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। देखिए फटाफट से, कोई डाउट है तो मैं फटाफट से वापस से एक्सप्लेन करूं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। इसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30th जून एंड 31st ऑफ डिसंबर एवरी ईयर। Next transaction on 30th November 2014, 40,000 face value of the loan was sold at 97 कम इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपको दी गई है 30th ऑफ नवंबर को दी गई है। क्या आपको लगता है 30th नवंबर से पहले बाय डिफॉल्ट कोई और ट्रांजैक्शन मुझे इंक्लूड करनी है? इंटरेस्ट की करनी है। अब करंट ईयर का 30th जून आ जाएगा, ठीक है। 30th में से पहले क्या होगा? करंट ईयर का 30th जून आ जाएगा, जिस दिन आपको आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट बाय साइड पर डालते हैं, बाय इंटरेस्ट। किस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा? जितना आपके पास उस टाइम पे लोन पड़ा हुआ है, जिस दिन आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो 30th जून को आपके पास कितनी फेस वैल्यू का लोन पड़ा है? 2 लाख का पहले था। 31st ऑफ मई को आपने 80,000 का और खरीद लिया था, पर 1 जून को उसमें से 60,000 का लोन बेच दिया था। तो 30 जून को जब कंपनी ने इंटरेस्ट क्रेडिट करने की बात की, तो उसके अकाउंट्स में आपके नाम पे कितने नंबर या कितनी फेस वैल्यू का ये लोन पड़ा था? 2 लाख प्लस 80,000 माइनस 60,000 रुपए। तो इसका 2,20,000 रुपए का लोन था जो आपके नाम पे ये इस कंपनी के रजिस्टर में शो हो रहा था। तो उस 2,20,000 पे कंपनी आपको यहाँ इंटरेस्ट पे कर देगी। समझ आई है ये चीज? जब भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट की डेट से पहले जो भी आपकी होल्डिंग है फेस वैल्यू की, उस फेस वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 2,20,000 की फेस वैल्यू के ऊपर 9% इंटरेस्ट। 30th जून से प्रीसीडिंग डेट क्या थी? हाँ जी, 30th जून से प्रीसीडिंग क्या थी? दोबारा से 31st दिसंबर था। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून, जून पूरा है क्योंकि 30th जून, तो 6 महीने का इंटरेस्ट है जो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कितना आ जाता है? दैट इज 9,900 रुपीज। ठीक, क्लियर है? चलो अब अपनी एक्चुअल ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। 30th मई को उसने क्या किया था? दोबारा से सेल किया था। जो सेल किया था बाय साइड पे एंट्री डालते हैं। 30th नवंबर को बाय बैंक उसने सेल्स किया था। देखते हैं क्या गिवन है, कितनी फेस वैल्यू। तो कहता 40,000 तो फेस वैल्यू थी, इसको बेचा था 97 क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट में। फटाफट से मुझे इसकी सेल वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू और उससे होने वाला प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बताइएगा। ठीक है, फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि ये जो सेल ट्रांजैक्शन आपको दी गई है, इसकी सेल वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है और इस पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस कितना है। किस प्राइस में बेचा था वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहता 97 में बेचा था क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। ठीक है, तो 30th ऑफ नवंबर को उसने बेचा है सोल्ड, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपए।
चिराग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? चिराग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? कोई और बताएगा नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 400 यूनिट। बिल्कुल जी। किस प्राइस में बेचा उसने? 400 इंटू 97 में बेचा है, तो ये कितना हो गया जी हमारा? 38,800 रुपीज। और ये वो कहता क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। नथिका इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है या नहीं करना? करना है, क्योंकि एक क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बोला गया है। बिल्कुल जी, माइनस करना है, तो इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा? पार्थ आप बता सकते हैं इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा? 40,000 पे या 38,800 पे? 40,000 पे। 40,000 पे 9%। पार्थ कितना पीरियड, कहां से कहां तक? अब ये ट्रांजैक्शन डेट है 30 नवंबर, इससे पहले क्या आया होगा? 30 जून या 31 दिसंबर? 30 जून आया होगा, तो 30 जून से लेकर 30 नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ, तो 5 महीने का इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस इतनी सी चीज ध्यान रखिए। इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द प्रीसीडिंग इंटरेस्ट डेट, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कभी गलती नहीं करेंगे। देखा क्या आ जाती है इंटरेस्ट की वैल्यू? ये हो गया हमारा 36 1500 रुपीज। तो 1500 माइनस करते हैं तो इसकी ये वैल्यू आ जाती है, सेल वैल्यू, दैट इज 37,300 रुपीज। तो सेल्स की वैल्यू में डालते हैं 37,300। इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था, दैट वाज 1500 रुपीज। सेल किया, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे यूजिंग दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है चिराग, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन। अब ये जो मैंने 40,000 का सामान बेचा है, फीफो मेथड अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये किस में से बिका होगा? 2 लाख में से या 80,000 में से? 2 लाख में से मैं कितना बेच चुका हूं? 60,000 का सामान मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं, तो इसमें 140 का सामान अभी भी बचा है। तो 140 ये बचा है, 80,000 ये बचा हुआ है। तो ये 40 किस में से बिकेगा, इसमें से या इसमें से? इसी में से बिकेगा। तो दोबारा से कॉस्ट वैसे निकाल देते हैं कि 2 लाख की कॉस्ट अगर 1,90,000 है, तो 40,000 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 190 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 40,000, तो ये कितना हो गया? दिस इज 38,000 इसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसी 2 लाख में से हमने बेचा इसको, तो उसी के अकॉर्डिंग इक्वेट कर देते हैं कि 2 लाख की कॉस्ट इतनी थी, तो 40,000 की कॉस्ट क्या हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू आ जाती है, दैट इज 38,000 रुपीज। तो अब 38,000 का सामान मैंने 37,300 में बेचा है, प्रॉफिट हुआ या लॉस? दोबारा से लॉस हो गया मुझे 700 रुपीज का। तो लॉस बाय साइड पे, बाय पीएनएल। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे ले जाएंगे उसको, लॉस है तो क्रेडिट कर देते हैं। कितनी वैल्यू? दैट इज 700 रुपीज। देखा जी, क्लियर है सबको? बताइएगा प्लीज, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहा हूं। ऑन 1st ऑफ December 2014 द कंपनी परचेज द सेम लोन, फेस वैल्यू 10,000 एट पार एक्स इंटरेस्ट। पार का क्या मतलब है? हाँ जी, पार का क्या मतलब है? वो कहता है 10,000 फेस वैल्यू उसने परचेज किया एट पार। एट पार मीन फेस वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपए में ही खरीद लिया उसने। ठीक है, ध्यान रखते हैं, पार वैल्यू मीन्स दी फेस वैल्यू। तो उसने 1st ऑफ December 2014 को परचेज किया है, तो टू बैंक परचेज किया है कितना? वो कहता फेस वैल्यू है 10,000 रुपए। किस वैल्यू में खरीदा? पार पे। पार मीन्स दी फेस वैल्यू पे खरीदा, और वो एक्स इंटरेस्ट है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/12/14 को परचेज किया, जिसकी फेस वैल्यू थी 10,000। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 100 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, किस प्राइस में परचेज किया उसने? 100 में ही परचेज किया, तो इसको 10,000 में ही परचेज कर लिया, और दैट इज एक्स इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस करें या नहीं करें? नहीं करना। तो इसका मतलब इसकी परचेज प्राइस भी कितनी है? 10,000 की।
इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे, तो 10,000 के ऊपर 9%। अनन्य इसके प्रीसीडिंग इंटरेस्ट डेट क्या रही होगी 1/12 से पहले, 31 दिसंबर या 30 जून? 30 जून। तो 30 जून से 1 दिसंबर, 5 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। देखना जी क्या आती है फिगर, 375। ठीक है, तो 375 ये इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाती है। देखिए बताइएगा जी ये चीज समझ आती है? ठीक है जी। नेक्स्ट आपको ट्रांजैक्शन गिवन है ऑन 1 मार्च। एक चीज ध्यान रखेंगे, 1 मार्च से पहले क्या आया होगा, 31 दिसंबर आया होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं 31 दिसंबर बाय बैंक। ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं। अब 31 दिसंबर को मेरे पास कितनी होल्डिंग है, 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 10,000, ये टोटल परचेजेस थी 2,90,000 की। इसमें से मैं 60 और 40 1 लाख के डिबेंचर्स या ये लोन ऑलरेडी बेच चुका हूं। तो इसका मतलब 31 दिसंबर को जो मेरे पास ये लोन की होल्डिंग है फेस वैल्यू दैट इज 1,90,000 की। तो 190,000 के ऊपर 9%, 30 जून से 31 दिसंबर 6 मंथ के लिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखना जी कितनी आती है फिगर, 9,981। बाय इंटरेस्ट लिख दीजिए, बाय बैंक लिख दीजिए, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कैलकुलेट करना जी कितना आता है, 9,981 17 8,550। ठीक है, तो 8,550 ये हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू बन जाती है। अगली ट्रांजैक्शन पे इसका मूव करते हैं। आपको गिवन है 1 मार्च को कंपनी ने 10,000 सॉरी हाँ 10,000 फेस वैल्यू का लोन बेचा था 95 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, 1 मार्च 2015 बाय बैंक सेल किया है। कितनी फेस वैल्यू, 10,000 की फेस वैल्यू। किस प्राइस में, एट 95 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट एक बार चेक कर लेते हैं जी। उसने बोला है द लोन वॉज, हाँ 95 एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, फटाफट से मुझे इसकी सेल वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बताइएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक आंसर आया है कि इसकी सेल वैल्यू 9500 है, इंटरेस्ट की वैल्यू 150 है। तो फटाफट से एक बार कैलकुलेट करते हैं। 1 मार्च को आपको दिया गया है टोटल फेस वैल्यू 10,000, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 100 यूनिट। किस प्राइस पे बेचा है इसको, 95 पे बेचा, दैट इज 9500 एक्स इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, तो बिल्कुल ठीक, 9500 इसकी एक्चुअल सेल प्राइस बन जाएगी। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 10,000 के ऊपर 9%, 1 मार्च, इससे प्रीसीडिंग क्या आया होगा, 31 दिसंबर आया होगा। तो जैन फेब मार्च इंक्लूड नहीं करना, 1 मार्च है, 2 महीने हैं, तो 2 महीने का इंटरेस्ट। तो 900, हाँ जी ठीक है, 150 हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो दोनों आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट है, 150 इज द इंटरेस्ट और 9500 ये आपको सेल प्राइस दी गई है। ठीक है, अब बात रह गई है इसकी प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन की। अब 2 लाख में से मैं कितना सामान बेच चुका हूं, 60 का बेचा और 40 का बेचा, तो इसका मतलब इस 2 लाख में से 1 लाख का सामान अभी भी बचा हुआ है। मैंने कितने का सामान बेचा, 10,000 का बेचा, तो इसी में से बिका होगा अभी भी, क्योंकि इस 2 लाख में 1 लाख का सामान अभी बचा हुआ है। तो दोबारा से अगर 2 लाख की कॉस्ट 1,90,000 है, तो 10,000 की कॉस्ट क्या हो जाएगी, दैट विल बी 190 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 10,000, दैट इज इक्वल टू 9,500 रुपीज। तो 9,500 की कॉस्ट प्राइस है, 9,500 का ही सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या कुछ भी नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, 9,500 की ही कॉस्ट प्राइस है, 9,500 का ही सेलिंग प्राइस है, मींस देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस ऑन दिस ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन यहीं पर खत्म होती है, हमें कोई प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट यहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है 31 मार्च को आपने क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो कुछ नहीं करते, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखते हैं। ठीक है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है और ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर है। करना जी फटाफट से कैलकुलेट कितना आता है, दिस इज 290 माइनस 110, दिस इज 1,80,000। लास्ट वाले कॉलम का एक बार बैलेंसिंग फिगर देखिएगा जी क्या आता है,
190, 73, 83, ये आपका हो गया 273, 273 माइनस 57, 216, 216 माइनस 38, 178, 158, 500, ये बोला ना जी आपने 168, ओके, 1,68,500 रुपीज हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू को बैलेंस करना है, फाइनल कॉलम को बैलेंस करना है, इंटरेस्ट को बैलेंस नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है। 1,80,000 की फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट 9% का इंटरेस्ट, 31 मार्च से पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर, 3 मंथ, तो 3 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। देखा जी क्या फिगर आएगी है। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके बताइएगा। 180 पे 9% फॉर 3 मंथ का इंटरेस्ट आ जाता है 4050। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर नहीं है, इंटरेस्ट को मैंने कैलकुलेट किया है। उसके बाद फाइनली 31 मार्च 15 को आपने बैलेंस करना है इंटरेस्ट को, और जो भी टोटल इंटरेस्ट आता है उसको उठा के आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। तो देख लीजिएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट करके क्या इंटरेस्ट आता है। ठीक है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको आपने फाइनली लास्ट डेट पे पीएनएल में एज एन इनकम ट्रांसफर कर देना।